एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान जनाब खालिद रशीद अलीग साहब, जिनका ताल्लुक़ अलीगढ़ से रहा है और लंबे समय से वो उत्तर प्रदेश के चुनावों को देख रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के साथ साथ वो एक ऐसे शख्स हैं जो फील्ड में जा कर के इस इलेक्शन को देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं खालिद अलीग साहब से। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है वो पूरे देश के लिए बहुत ही क्रूशियल चुनाव माना जा रहा है। बेशक बेशक। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए गजाली साहब, ऐसा है कि चुनाव को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, ये ऐसा सवाल है कि आजकल क्या हुआ है, जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना चला है और गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, दो ही ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हर इंसान ने मेरे ख़्याल से अपने अपने कुएँ तश्कील किए हुए, अपने अपने कुएँ बनाए हुए हैं जी। और हम लोग जो है, जो चैनल कोई आता है फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया का चैनल और हमारे मतलब का नहीं होता तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं या फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाते हैं और उसी चैनल को देखते हैं या अपनी लिस्ट में रखते हैं जो चैनल आपकी थिंकिंग से, आपकी सोच से के करीब होता है। इसलिए हर इंसान का अपना अपना तखमीना है। अभी आप जाइए गोदी मीडिया के पास तो गोदी मीडिया वाले कहेंगे साहब कि ये तो बिल्कुल जो है विपक्ष का सूपड़ा साफ हो रहा है और बीजेपी की 300 से ज़्यादा सीटें आ रही जी। दूसरे आप सोशल मीडिया की कुछ चैनल्स के पास जाइए जो न्यूट्रल हैं या जो प्रो एसपी हैं या एंटी बीजेपी हैं, उन लोगों से बात कीजिए तो वो कहेंगे कि साहब बीजेपी का सूपड़ा साफ हो रहा है और वो अखिलेश की गवर्नमेंट आ रही है। इसलिए एक तो ये तो जो मीडिया के ज़रिए आप तक खबरें पहुंचती हैं फ़िल्टर हो गए, एक तो वो सोर्स होता है। दूसरे ये होता है कि आप लोगों से मिलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, कुछ अपना लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप सोशल मीडिया और मीडिया की बात को अलग कर दें तो आप ये देखिए, अगर आप पिछले 3 महीने की योगी आदित्यनाथ साहब की वीडियोस उठा के आप देखें तो आपको एक वीडियो भी उनकी मुस्कुराती भी नहीं मिलेगी जी। इस कदर टेंशन उनके चेहरे पे नज़र आ रही है। और वो टेंशन किस लिए है, तो वहीं से आप अपनी बात का तखमीना लगाते हैं जी। मोदी जी को देख लीजिए आप, अब आखिरी मरहले में मुल्क किस सूरत हाल से गुजर रहा है। रशिया में लड़ाई हो रही है, इंडियन स्टूडेंट्स बेचारे वहाँ रशिया में पड़े हुए हैं, उनको लाना है वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने काम हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल बनारस में डेरा डाले हुए जी। इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि बीजेपी ख़तरे में तो है जी। एक ख़तरा है जिसका एहसास बीजेपी को भी है और बीजेपी जो है वो इलेक्शन लूज़ करने जा रही है जी। दूसरी बात यह है कि अब अगर आप बात कीजिए तो इन्होंने जो बीजेपी के साथ जो पॉजिटिव उनकी अगर एस्पेक्ट अगर आप तलाश करते हैं तो उसमें ये लगता है कि बहुत सारे नेगेटिव्स हैं और बहुत कम पॉजिटिव हैं। अब वो पॉजिटिव कहाँ आके किस चीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं, मिसाल के तौर पे रोज़गार का मसला है, मिसाल के तौर पे किसानों का मसला है, मिसाल के तौर पे जो कोविड की दूसरी लहर आई थी उसके मैनेजमेंट का मसला है और ये जो बुलडोज़रबाजी इन्होंने की है इसका मसला है। ये सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट जाती हैं। खालिद साहब, आपने पहले दूसरे फेज़ में ग्राउंड में जा कर के और काम किया है, तो जैसे हमने सुना पहले फेज़ को कह दिया गया कि ये जाट लैंड है, जबकि बुनियादी तौर पर वो किसानों की लैंड है और किसानों के मसाइल थे, किसान आंदोलन वहाँ से जन्मा था। दूसरे फेज़ को कह दिया गया मुसलमानों की लैंड है, तो इसके ज़रिए वो ध्रुवीकरण करना चाहते थे। तीसरे फेज़ में जब आए तो उसको यादव लैंड कह कर के चढ़ाया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या जो बुनियादी मसाइल हैं उत्तर प्रदेश के, रोज़गार है, महंगाई है, लोगों के साथ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इस तरह के और बहुत सारे महिलाओं की सुरक्षा का इशू है, तो उन सबको पसेपुश डालने की या उनको छुपाने की कोई साजिश थी या वो कोशिश थी या ये वाक़तन कुछ इसमें दम था? जी ये बिल्कुल, देखिए ये तो आप किसी लैंड को किसी का भी कुछ भी कह दीजिए, जाट लैंड कह दीजिए या मुस्लिम लैंड कह दीजिए,
अब आप अगर देखिए वेस्टर्न यूपी की, अगर आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी पहले और दूसरे चरण की बात आप कर रहे हैं, तो पहले और दूसरे चरण में जो है आप देखिए कि एक एरिया ऐसा है कि जहाँ कुछ सीटें 30-35 सीटें ऐसी हैं जहाँ जाटों की अच्छी खासी तादाद, लेकिन सारी सीटें तकरीबन ऐसी हैं जी जहाँ मुसलमानों की बहुत अच्छी तादाद है। तो उस एरिए में आज तक आमतौर से यही हुआ है कि जब 3 वहाँ पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं इस एरिए में, एक मुसलमान है, दूसरे नंबर पे दलित हैं, और ये जाट को दूसरे नंबर पर रख लीजिए। उसमें ये होता है कि जब इसमें कोई सी भी 2 ग्रुप मिल जाते हैं तो वो हुकूमत करते हैं। मायावती ने आप देखिए एक ज़माने में पूरे इस ज़माने में उस पर बिल्कुल स्वीप किया। बिजनौर की 7 सीटें थी, मायावती एक बार 7 सीटें जीती। मायावती खुद बिजनौर से MP रहीं। तो एक BSP का एक लोग इसको गढ़ भी कहते थे। उसकी वजह यही थी कि जब मुसलमानों की और जाटों की, इनकी दलितों की अंडरस्टैंडिंग हुई तो मायावती वहाँ जीती। उसके बाद उससे पहले अगर आप थोड़ा चले जाइए तो चरण सिंह की मुसलमानों के साथ बड़ी अच्छी ट्विनिंग थी, और चरण सिंह आप देखिए कहाँ मुल्क की सियासत में कहाँ पहुँचे। वो यूपी के वज़ीर आला भी बने, और उसके बाद गृह मंत्री भी बने, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने। और जबकि अगर आप देखिए तो वो जो 20-25 जाटों की सीटें हैं, उसी को आप जाट लैंड कह लीजिए या उसको आप मुस्लिम लैंड कह लीजिए, उसी की बदौलत चरण सिंह साहब की सारी जो है वो सियासत चली। तो अब ये तो जो है, जहाँ तक इस बात का सवाल है कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें तश्कील, देखिए मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बीजेपी ने 2 चीज़ें नई इन इलेक्शंस में अगर आप देखें तो 2 चीज़ें ऐसी वो की हैं, नई इन्वेंट की हैं, नई भी नहीं है। जैसे मीडिया को आप देख लीजिए, तो उन्होंने एक तो जो है झूठ को सच साबित करने की एक कला कोशिश जो है वो ईजाद कर ली है। कोशिश नहीं की है, बहुत सी जगहों में किया है। मिसाल के तौर पे भी आपने बात की महिला सुरक्षा की, तो कहेगी महिला सुरक्षा, आप अगर बीजेपी का इसका पूरा दौर देखिए 5 साल में, तो 5 साल में कितने ऐसे केसेस हुए जिसके अंदर महिलाओं को रेप हुआ और उसके बाद उनको उनके ख़ानदान तक को जो है ट्रक से कुचलवा दिया गया, और उसके बाद फिर उस एक लड़की को जो है आपने वो देखा ही होगा हाथरस में जो है उसको लेके और उसको जला दिया गया और अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया उसको। तो कोई महिला सुरक्षा वगैरह नहीं है, लेकिन एक ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश बीजेपी अपनी इस आर्टिफिशियल मीडिया के और गोदी मीडिया के थ्रू करती है कि लोगों को ये लगने लगता है आज हर एक आदमी ये कह रहा है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर, कहें का लॉ एंड ऑर्डर। भाई आप देखिए कि अगर यूपी में पिछले 5 साल में आपने 160 लोगों को पकड़ के उनका एनकाउंटर कर दिया जी, तो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप किसी आदमी को पकड़ के और उसका जो है मतलब उसको आप जान से मार दें, उससे कहें कि साहब ये तो पुलिस एनकाउंटर हो गया, ये भाग रहा था। उसके बाद आप जो है औरतों के साथ वो सुलूक करें जो ये हो रहा है, तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसा आपने बिहार के इलेक्शन में देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव के ज़माने में के साहब गुंडागर्दी होती थी और गुंडाराज राज वापस आ जाएगा, इसी तरह इन्होंने यहाँ भी ये कोशिश की कि अखिलेश यादव हैं तो ये तो गुंडों के संरक्षक हैं और गुंडे आ जाएंगे, इसलिए इन्होंने एक नया जो है वो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी अगर अखिलेश यादव आते हैं। जबकि लॉ एंड ऑर्डर की जितनी सिचुएशन ख़राब रही है योगी के ज़माने में, इतनी मैं समझता हूँ कि किसी मुख्यमंत्री के ज़माने में नहीं रही होगी। जी जी। तो इसमें एक सवाल ये भी आता है, जो महिला सुरक्षा की आपने बात की, जो चौथे चरण का इलेक्शन था उसमें आवारा मवेशियों का बहुत बड़ा इशू था, जिस तरफ पूरी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर पाई और उसको लेकर के सांडों ने कितने लोगों को मार दिया। अगर उत्तर प्रदेश के खुद अपने रिकॉर्ड को देखें तो पिछले साल नवंबर में उन्होंने गौशालाएं बनाने की कोशिश की और जनवरी तक वो गौशालाएं बनी, उसके बाद वो नहीं बन पाई और गौशालाओं में भी गायों के लिए चारा नहीं था, तो उसकी वजह से बहुत सी गायें मर गईं। फिर गायों को अगर किसी तरह बर्दाश्त भी कर ले तो जो बैल हैं उनका क्या यूटिलाइजेशन है, उसके लिए क्या स्कीम है सरकार के पास, ये वो बता नहीं पाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि साहब गायों को लोग घरों में बांधेंगे और गोबर का कारोबार करेंगे। ये क्या बात थी, ये कुछ समझ में नहीं आई। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह मज़ाक़ खेज़ बात है। जैसे एक ज़माने में ये हुआ था कि साहब हम तो ये नाली की गैस से चाय बन जाएगी, आपको याद ही होगा नाली की गैस से चाय बनने लगी थी। अब उसके बाद कहाँ से वो, अब इसमें ये है कि आप गाय गोबर कैसे देती है, कोई इनसे सवाल अगर पूछने की किसी को जो है वो हिम्मत हो
जी तो वो ये पूछे कि साहब ये बताइए कि गोबर कहाँ से आता है। जी भाई गाय एक चारा खाती है, बिल्कुल उस चारे का एक हिस्सा वो प्रोटीन वगैरह बन के उसके जिस्म में चला जाता है और एक जो वेस्ट होती है वो वेस्ट जो है उससे गोबर बनता है। बिल्कुल। आज की तारीख में जब 12 रुपए किलो गाय का चारा है तो कौन आदमी उसको 60 रुपए का चारा खिलाएगा और उससे फिर 5 किलो गोबर लेके वो 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो बेचेगा। इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बस एक जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक झूठ में, अपने पुराने झूठों में एक झूठ का इजाफा और करना है तो कर दिया। एक सवाल ये बहुत अभी आया है कि मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा एकजुट होकर के समाजवादी को वोट दिए हैं, तो समाजवादी का भी दौर मुसलमानों के हक़ में कोई बहुत अच्छा तो नहीं रहा और इस पूरे इलेक्शन में भी उनको हाशिए पे डालने की कोशिश की गई है। तो क्या अगर समाजवादी गवर्नमेंट बन जाती है तो वो इस मौजूदा योगी की गवर्नमेंट से बेहतर गवर्नमेंट साबित होगी क्या? देखिए, योगी की गवर्नमेंट से बेहतर तो मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आ जाएगी वो योगी गवर्नमेंट से बेहतर ही होगी। योगी जी ने तो गवर्नमेंट चलाने की कोशिश ही नहीं की जी। योगी जी के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि योगी जी आरएसएस की और बीजेपी की गलती थे मेरे हिसाब से। अब इलेक्शन के बाद आप देखिएगा ये एनालिसिस शुरू होगा, अगर बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो ये एनालिसिस शुरू होगा कि साहब योगी जी तो बीजेपी की गलती थी, आरएसएस की गलती थी। योगी जी के पास किसी किस्म का कोई एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था जी। आपको पता है योगी जी कभी ना मंत्री रहे, न कभी मुख्यमंत्री रहे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब वो तो जो है अखिलेश यादव भी ऐसे ही आ गए थे, लेकिन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो लोग बाग ये कहा करते थे कि इनके पीछे तो 5 मुख्यमंत्री बैठे हैं। मुलायम सिंह यादव थे, आजम खां थे, शिवपाल यादव थे, समझे साहब, तो उनके साथ तो 4 या 5 मुख्यमंत्री की बात होती थी, तो वो सब इनके साथ थे। योगी जी ने अपने साथ, योगी जी उस कल्चर से आए थे जिस कल्चर में जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको जो है मार्गदर्शक मंडल में भेजने का रिवाज है जी। तो इन्होंने किसी को गर्दाना ही नहीं। ये एक मठ से आए थे और देखिए मठ में ऐसा होता है कि जब आप किसी मठ में हैं तो वहाँ अकीदत वाले जो लोग जो होते हैं वो जाते हैं, अकीदतमंद लोग जाते हैं वहाँ। वो सिर्फ ये करते हैं कि साहब हाथ जोड़ के जाएंगे और प्रसाद लेके वापस आ जाएंगे। वो ना वहाँ तो कोई मुखालफत का सवाल है, ना ये कहने का कोई सवाल करने का सवाल, ना कोई सवाल करने का कोई रिवाज है वहाँ, है ही नहीं। तो इसलिए योगी जी ने बस एक ही वो सोचा कि साहब डंडा चलाओ और इस डंडे से सबको कंट्रोल कर लो, और वो बिल्कुल उल्टा बिल्कुल उनका ये दांव पड़ा और उसको जो है वो बिल्कुल हर लिहाज पे फेल रहे। तो इसलिए योगी से तो अच्छा तो कोई भी मिनिस्टर होगा, इवन अगर बीजेपी का कोई और मिनिस्टर आ जाएगा तो वो योगी जी से अच्छा होगा। एक तो ये इख्तलाफ है, इनका अंदर का इख्तलाफ भी है बीजेपी का, क्योंकि योगी के खिलाफ 150 लोग खुद विधानसभा में बैठ गए थे। तो क्या ये भी बीजेपी को हराने का कोई वजह बनेगी? गजाली साहब, एक बार नहीं, आप अगर योगी आदित्यनाथ की 2000 से पूरी स्टडी करें तो कई बार इन्होंने बीजेपी की मुखालफत की। बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट जो गोरखपुर में था उसको इन्होंने हरवाया। ये तो बीजेपी के आदमी नहीं थे जी। ये तो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ विधानसभा की, कि विधानसभा में इनके खिलाफ जो है इसीलिए इनके अपने मेंबर बैठ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये इस इलेक्शन में ये भी रंग लाएगी चीज़? नहीं, बिल्कुल लाएगी, वो तो रंग ला रही है। आप देखिए ना कि इन्होंने पहले एक स्टेटमेंट आया था शुरू में, आपने देखा होगा अमित शाह साहब का, कि हम जो है 150 लोगों के टिकट काटना चाहते हैं। तो इनको ये पता था कि ये 150 लोग जो है वो है जो हारेंगे, इसलिए उनका टिकट काटना चाहते थे। लेकिन उसके बाद फिर ये एपिसोड हो गया दूसरा कि उनके 3-4 मंत्री छोड़ के चले गए, तो वो डर गए। उसके बाद उन्होंने सबको टिकट वापस दे दिए। तो इनको तो अपना भी पता था कि इनके 150 लोग तो ऐसे हैं ही जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो वो समझ लीजिए हारने वाले हैं उसमें तो 150 तो ये अपने आप ही एडमिट कर रहे हैं कि ये हमारे हारेंगे। जी जी। तो यूपी के इलेक्शन में क्या मुद्दे हावी रहे या ज़ातें हावी रहीं या हिंदुत्व का एजेंडा पीछे हो गया, क्या खास बात रही? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हुई हैं यूपी के इलेक्शन में जो आपको दिखाई देंगी कि एक तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि अगर बीजेपी इलेक्शन जीत भी जाती है किसी तरकीब से या मैनेज करके, जो इनकी तरीका है कि यहाँ से तोड़ फोड़ करके ये करके वो करके एक गवर्नमेंट बना भी लेते हैं, तो एक बात तो ये होगी योगी आदित्यनाथ अब यूपी के चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। वो वापस चले गए गोरखपुर, अब उसके बाद वो आएंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी की हाई कमांड भी, बीजेपी के अंदर जो आपने कहा कि 150 एमएलए थे, तो 150 तो वो थे जो धरने पे बैठ गए थे विधानसभा में। उसके अलावा लोग बाग ये कहते हैं कि इन्होंने किसी की सुनी नहीं, मंत्री नहीं था, विधायक नहीं था, ब्यूरोक्रेट नहीं था,
ये तो बस सिर्फ जो है एक बुलडोज़र का स्टीयरिंग इनके हाथ में था और उसको लेके घूम रहे थे। तो अब उस सबका असर तो होना है। तो लेकिन अगर इनकी इतनी सीटें भी आ जाएं कि ये जोड़ तोड़ करके कहीं से वो बना ले, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। दूसरी बात ये जो मुझे पॉजिटिव लगता है वो ये लगता है कि देखिए हिंदुस्तान में इस्तेहसाल की पुरानी एक रिवायत है जी। और जो आपकी छोटी जातें हैं या जो नॉन यादव ओबीसी हैं या ओबीसी हैं, दलित हैं, उनके साथ एक ज़्यादतियों का एक मुसलसल पुराना एक सिलसिला है जी। लेकिन इन्होंने 2014 के बाद से बीजेपी ने एक ऐसा कांग्रेस के ख़िलाफ़ या इनके दूसरी अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक हवा ही खड़ा किया था। करप्शन 2G 3G, और उसके बाद जब गवर्नमेंट इनकी आ गई तो ना 3G का पता चला ना 2G का पता चला, सब गायब हो गया। तो उन्होंने ऐसा कर दिया था कि बहुत ही करप्ट गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट जाएगी तो पुल्क तो मालामाल हो जाएगा और सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे वगैरह वगैरह, जो अब उसमें की डिटेल में क्या जाए। तो अब उन्होंने उसकी सबकी पोल खुल गई। तो अब ये जो एक नया जो ट्रेंड इस पर हुआ है वो ये हुआ है कि जो छोटी जातें हैं बहुत सारी, वो उन्होंने अपने हुकूक की एक डिमांड शुरू की है। वो सामने खुल के आए हैं बीजेपी के, और वो अपने आप को बीजेपी में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे और उन्होंने अपना हक मांगना शुरू किया है। तो ये आने वाली दिनों में यूपी की सियासत पे ये बहुत बड़ा असर डालने वाला है। अभी आखिरी फेज़ का इलेक्शन बाकी है जो 7 तारीख को होगा, और उसके बाद में 10 को रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जो भी आंकड़े हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये जो 3 फेज़ आखिर के थे, इसमें ज़ातें बहुत हावी थी। और पिछले 2017 में और उससे पहले जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, तब भी जब हिंदुत्व अपने पूरे जोश में था, तब भी इन 3 फेजेज़ में जो ज़िले आते हैं वहाँ वो कम्युनल पोलराइजेशन नहीं हो पाया जो मगरबी उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इस वक्त भी ये माना जा रहा है कि यहाँ इनको नुकसान होगा। तो क्या आप इस बात से कितने मुत्तफ़िक़ हैं कि क्या इनको नुकसान होगा? क्या वहाँ ज़ातें गालिब आएंगी या कोई और फैक्टर इनका वहाँ काम करेगा? नहीं, देखिए वो तो इनके पास, मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि इनके पास एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि इन्होंने एक पॉलिटिकल रिश्वत देने का एक सिस्टम शुरू किया है, जिसमें इन्होंने मुफ्त, हालांकि वो भी क्यों दिया, उससे पहले तो नहीं दे रहे थे। कोरोना आया, कोरोना के बाद जो उसमें लोगों को परेशानी हुई तो उसके बाद इन्होंने एक मुफ्त राशन देना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने जो है वो 6,000 रुपये किसान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने शुरू किए। लेकिन हुआ ये है कि उन्होंने एक हाथ जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया। अब आप देखिए कि अगर 6,000 रुपये आप किसान को दे रहे हैं, आपने उसकी गैस महंगी कर दी, आपने उसकी जुताई महंगी कर दी, आपने उसका डीजल महंगा कर दिया, आपने उसका बिजली का बिल महंगा कर दिया, आपने उसकी मजदूरी वो कर दी। मेरे अपने भी पास खेती की ज़मीन है, मैं जब खेती करता हूँ तो मुझे मालूम है ये बात कि पहले जो मेरी ज़मीन ट्रैक्टर वाला आता था और 200 रुपये में पूरी जोत के चला जाता था, अब वो 400 रुपये मांग रहा है कि साहब डीजल भी महंगा है। और वो जो मज़दूर में मेरे जो मज़दूर आता था काम करने, वो जो है पहले 300 रुपये में आता था, वो 600 रुपये मांगता है। तो वो सब तो डबल हो गया। तो आप किसान के अखराजात आपने डबल कर दिए और आपने उसकी जेब में 6,000 रुपये डाल दिए। तो अब किसान भी ये बात तो समझ रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। दूसरी बात ये, जो आपने ये मराहिल की बात की, जो इन्होंने, आप देखिए जो पोलराइजेशन तो वहीं होता है, ये वहीं पोलराइज करने में कामयाब होते हैं जहाँ मुसलमान वोटर की तादाद ज़्यादा होती है। जी। जैसे जैसे आप इन दूसरे फेज़ में, 5वें 6ठे फेज़ में, 7वें फेज़ में चले गए, ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ते गए, तो वहाँ मुसलमान वोटर बनिस्बत वेस्टर्न यूपी के कम है, इसलिए वहाँ इन्होंने पोलराइजेशन की कोशिश नहीं की। लेकिन जिस तरीके से आप जो बात पूछ रहे थे कि क्या इसका ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड उसमें ये हो रहा है कि आप देखिए वेस्ट से पहले चरण से और 6ठे चरण तक आप देखिए मुस्तकिल जो है वोटिंग परसेंटेज वो कम होती चली गई। ये किस बात का इंडिकेशन है भाई? आमतौर से ये होता है कि लोग बाग ये कहते हैं कि जब ज़्यादा वोटिंग हो जाती है तो लोग चेंज के मूड में हैं, लोग भगा देते हैं हुकूमत को, एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन बीजेपी ने भी कई रियासतों में ये प्रूव किया है कि जब प्रो इनकम्बेंसी होती है, जब ममता बनर्जी को देख लीजिए, बंगाल में ज़्यादा वोटिंग हुई लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को डिटेन कर लिया। अब मेरा अपना तज्जिया ये है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, ये इसकी वजह यह है कि जो बीजेपी का वोटर था वो मायूस था। अच्छा। एक हवा क्लियर हो गई थी तीसरे फेज़ के बाद कि ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं। जी।
उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने ये सोचा कि भाई क्या फ़ायदा आप घर से निकल के जाने से, ये तो हार ही रहे। तो इसलिए वो घर में बैठा रहा और उसमें जो एक कम वोटिंग हुई है वो भी एक इस बात का इंडिकेशन है कि इसमें जो है बीजेपी इज़ इन हॉट वाटर। अब क्या होता है ये तो 10 तारीख को आप देखिएगा, जी जी पता चलेगा। ये थे हमारे साथ खालिद रशीद अलीक साहब, जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर अपनी तजुर्बात हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।